हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वल्चर पर। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें स्पेशल रूप से लेखपाल, बीडीओ, जो लोअर पीसीएस होगा, और उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके प्री के लिए यह वीडियो आरओ एआरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि उत्तर प्रदेश में संपन्न होती हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और यह जो वीडियो होगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको यह क्लास देखने के बाद, जो ये सीरीज है, पूरी सीरीज कंप्लीट करने के बाद आप जो है उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो यूपी स्पेशल का पार्ट है उससे निश्चिंत हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन को लेने से पहले हमने 3 वीडियो, जो कि पहला वीडियो उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय, उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद तीसरा वीडियो जो था वह ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों को हमने, महत्वपूर्ण जितने स्थल थे उन सबको कवर कर लिया था, और साथ में एमसीक्यू पार्ट को भी कवर किया था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जो उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसको हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन करते हुए एक ओरली रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर अवस्थिति की बात किया जाए तो यह 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और अगर इसकी देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो यह 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से जो है 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर इसको हम नंबर में देखें तो यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सीमा विस्तार की बात करें तो यह 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ साथ नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो यह 650 किलोमीटर इसका विस्तार है। उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ देखें तो उत्तर से सहारनपुर, दक्षिण से सोनभद्र, यह जो विस्तार है इसका 240 किलोमीटर इसका विस्तार है। सबसे पूर्वी जिला की बात किया जाए तो सबसे जो पूर्वी जिला है वह होगा बलिया। पश्चिमी जिला की बात किया जाए तो शामली। अगर उत्तरी जिला की बात किया जाए तो सहारनपुर, और अगर दक्षिणी जिला की बात किया जाए तो वह होगा सोनभद्र। देख लेते हैं जो राज्य हैं उनकी सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगती है, जो जिले लगते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा की अगर बात करें तो हम हरियाणा से सहारनपुर, इसके नीचे शामली, उसके नीचे आ जाएंगे बागपत, गौतम बुद्ध नगर, और उसके नीचे जो होगा वो होगा अलीगढ़, मथुरा। ये 6 जिले जो हैं इनकी सीमा हरियाणा से लगती है। राजस्थान, हरियाणा के नीचे राजस्थान की अगर बात किया जाए तो इसमें मथुरा और आगरा केवल 2 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वह किस राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश की जो है सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, तो यह होगा मध्य प्रदेश। टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। इन जिलों की अगर बात किया जाए तो इसमें सोनभद्र, उसके बाद मिर्ज़ापुर, फिर इलाहाबाद, उसके बाद अगर बात किया जाए तो चित्रकूट, उसके बाद बांदा, महोबा, उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो झांसी, उसके बाद ललितपुर, फिर आगरा, फिर उसके बाद इटावा और जालौन और फिरोजाबाद। इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से 7 जो जिले हैं
उनकी सीमा बिहार से लगती है, जिसमें हम देखेंगे महाराजगंज, इसके बाद कुशीनगर, फिर देवरिया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बलिया, उसके बाद गाजीपुर, चंदौली और सबसे आखिरी जिला सोनभद्र होगा। इनकी सीमा बिहार के साथ लगती है। इसके बाद हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो सीमा है वह भी 7 जिले लगते हैं, जिसमें बात करें सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, उसके बाद अगर बात करें तो मुरादाबाद, उसके बाद रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल की, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, टोटल जो 7 जिले हैं उनकी सीमा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ लगती है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है वह सहारनपुर, और हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो यह एक होगा सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो सोनभद्र, यह जो सोनभद्र है यह झारखंड के साथ सीमा लगाता है, और यह छत्तीसगढ़ के साथ भी, नीचे इसके छत्तीसगढ़ है और सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वह जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो वह जो जिला होगा वह होगा सोनभद्र। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लग रही है, यहाँ नीचे जो है छत्तीसगढ़ के साथ भी लग रही है, इसके बाद झारखंड के साथ भी लग रही है, और यहाँ साइड में बिहार के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। इसके बाद अगर हम भूगर्भिक संरचना की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भूभाग है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनको 4 प्रकार की शैलों से इनका निर्माण हुआ है। तो वह कौन कौन सी शैल है? इसमें विंध्य शैल समूह, उसके बाद दूसरे नंबर पर बुंदेलखंड नीस, फिर टर्सरी शैल समूह, फिर चौथे नंबर पर क्वार्टरी शैल समूह। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विंध्यन शैल समूह, इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। विंध्यन शैल समूह का निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। दक्षिण का पठारी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और अगर बुंदेलखंड नीस की बात करें तो यह आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कठोर लाल रंग के बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और इन्हीं बलुआ पत्थर से जो मुगल कालीन जो भवनें निर्मित हुई हैं, इन्हीं लाल रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित हुई हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुगल कालीन भवनों का निर्माण किससे हुआ है? तो ऑप्शन में अगर बुंदेलखंड नीस होगा तो हम ऑप्शन में बुंदेलखंड नीस को लगाएंगे, और अगर बुंदेलखंड नीस नहीं है तो यह कठोर लाल रंग के बलुआ पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टर्सरी शैल समूह, जो कि शिवालिक श्रेणी में स्थित है। मुख्यतः इसमें रेत, कंकड़, पत्थर, इससे इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद जो चौथा शैल समूह है वह है क्वार्टरी शैल समूह। तो यह जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत पाया जाता है, और इसमें जो है तराई व भाबर क्षेत्रों का निर्माण जो हुआ है इन्हीं शैलों से हुआ है। उत्तर प्रदेश के अगर भौतिक विभाजन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग होगा वह भाबर व तराई क्षेत्र होगा। इसके बाद दूसरा जो भाग, इसका जो दूसरा होगा वह गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो हम पहला जो है भौतिक विभाजन में भाबर व तराई क्षेत्र, इसकी अगर चर्चा कर लें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है जिसमें सहारनपुर से कुशीनगर तक के क्षेत्र शामिल हैं, यह भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी अगर बात किया जाए तो यह नदियां यहाँ पे भूमिगत होती हैं, क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर के कारण जो नदियां होती हैं वह अदृश्य दिखाई पड़ती हैं, और यह सहारनपुर से कुशीनगर तक का क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम बात करें तराई क्षेत्र की, तो नदियां जब भाबर क्षेत्र से तराई क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वह पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में कुछ दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, और यह
अधिक वर्षा होने के कारण जो है यहाँ पे दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। और धान व गन्ने की खेती यहाँ पे की जाती है। धान व गन्ने की खेती जो तराई क्षेत्र है या कहीं ना कहीं भाबर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, और धान व गन्ने की खेती यहाँ प्रमुख रूप से की जाती है। अब हम इसके बाद दूसरा नंबर गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जिसे दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है, यह उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो है बांगर क्षेत्र और दूसरा जो है खादर क्षेत्र। अगर हम बांगर क्षेत्र की बात करें तो जो नदियों का पानी है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, इस कारण यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती हैं। हालांकि इसमें जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग करके इसे उपजाऊ बनाया जाता है और यहाँ पे खेती की जाती है, लेकिन यह खादर की अपेक्षा कम जो है उपजाऊ क्षेत्र होता है। खादर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बाढ़ द्वारा नई मिट्टी निर्मित होती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती हैं, और यह नई जलोढ़ मृदा का निर्माण भी करती हैं। इस कारण इस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र कहा जाता है। तो यह कछारी क्षेत्र, जो गंगा और यमुना के कछारी क्षेत्र, इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम तीसरा बात करें तो यह दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसको हम बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं, दक्षिण के पठारी क्षेत्र को। तो यहाँ पे जो चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस आदि नदियाँ हैं इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ दक्षिण के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यह झांसी, जालौन, बांदा, मिर्ज़ापुर, चंदौली, इलाहाबाद, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वह दक्षिण के पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे बात किया जाए तो ज्वार, चना और गेहूं की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो यह प्रमुख फसल ज्वार, चना और गेहूं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो इनको भी हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन यह एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यह उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है, तो आपका जवाब होगा कि उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की। अगर हम उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो यह ग्रीष्म, इसके बाद वर्षा और शीत, तीन भाग में इसको हम बांटकर देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनकी चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो गर्मी है वह आगरा और झांसी में पड़ती है, और सर्वाधिक जो तापमान है उत्तर प्रदेश का, या हम जो सर्वाधिक तापमान जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन अगर सर्वाधिक गर्मी वाले जिलों की बात करें तो यह आगरा और झांसी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर न्यूनतम गर्मी की, तो यह बरेली में पाई जाती है न्यूनतम गर्मी, और सर्वाधिक आगरा और झांसी में, न्यूनतम बरेली में। अगर हम वर्षा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले मानसून हैं उस मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, और यह जो मानसून है यह राज्य में दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, जिस कारण इसे उत्तर प्रदेश में पूर्वा नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। अगर हम सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो यह जो जिला है यह होगा गोरखपुर, यह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो कि मथुरा होगा, न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा, और गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है और मथुरा में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिस कारण न्यूनतम वर्षा जो होती है मथुरा में, इस कारण यह शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, और यह थोड़ा यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है मथुरा में। इसके आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मृदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मृदाओं में भाबर व तराई क्षेत्र की मृदा, मध्य भाग की मृदा जो जिसमें गंगा यमुना के जो क्षेत्र आते हैं, मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा है, और यह तीसरा दक्षिण के पठार की मृदाएं हैं।
तो आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश को हम लोग लगभग 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। इसमें भाबर व तराई क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो मध्य भाग है वह गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम लोगों को इसको पढ़ रहे हैं। और यह जो तीसरा भाग होगा या जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो हम अगर भाबर व तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें तो जो भाबर क्षेत्र की मृदा है, यहाँ पे हिमालय जो नदियाँ हैं, जो हिमालय नदियों के जो निक्षेप हैं उनसे निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी में कंकड़ पत्थर व मोटे बालू पाए जाते हैं, जिस कारण यह कम उपजाऊ होती है। इसके बाद तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें तो महीन कणों से निर्मित उपजाऊ मृदा है। इसमें गन्ने व धान की अच्छी पैदावार होती है तराई क्षेत्रों में। इसके बाद हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र की मृदा, जो मध्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसको हम अगर बात करें तो यह मध्य जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, इसकी मृदा को जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा या भात मृदा कहा जाता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है वह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा जलोढ़ मृदा। और इस मृदा की अगर बात, जो जलोढ़ मृदा है, इसकी अगर बात करें तो इसमें चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं व नई जो जलोढ़ मृदा है इनको खादर मृदा कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और जो नई जलोढ़ मृदा है जिसे खादर कहते हैं, इसमें चूना, पोटास व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद अगर हम दक्षिण के पठार की मृदा की चर्चा करें तो इसे बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 या 5 मृदाएं आती हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला मृदा होगा वह होगा भोंटा मृदा। यह विंध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है इनमें पाई जाती है और यह मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। मोटे अनाज इसमें भोंटा मृदा में उगाए जाते हैं। और इसका क्षेत्र पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में भोंटा मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह जो होगा विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है भोंटा मृदा। इसके बाद हम देखेंगे माड़ मृदा की बात करेंगे। तो यह जो होती है माड़ मृदा, यह तरह की काली मृदा होती है और यह एक चिकनी मृदा होती है। अगर इसको हम देखेंगे तो यह लेई या गोंद के समान अगर बारिश हो जाए तो यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। और इसमें हम सिलिकेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है माड़ मृदा में। तो माड़ मृदा काली मृदा और रेगुड़ के समान होती है। इसमें सिलिकेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यह गोंद लेई के समान चिपचिपी हो जाती है। इसकी यह पश्चिमी जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें परवा मृदा की, तो यह जो मृदा है यह हमीरपुर, जालौन और यमुना के बीहड़ों में यह मृदा पाई जाती है। और यह इसकी अगर बात करें तो यह हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी की तरह होती है परवा मृदा, और इसमें ज्वार व चने की फसल उगाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें राकड़ मृदा की, तो यह जो मृदा है यह जो पर्वतीय और पठारी ढलानों पर यह मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से। और इस मृदा में खाद का प्रयोग करके इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो यह थोड़ा कम उर्वरा शक्ति की मृदा होती है, लेकिन अगर इस मृदा में अत्यधिक मात्रा में थोड़ा ज़्यादा उर्वरक डाला जाए तो यह जो मृदा है इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तिल व चने की खेती इस क्षेत्र की मृदाओं में की जाती है, तिल व चने की खेती। इसके बाद बात करें लाल मृदा की, तो जो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण विंध्यासन शैलों के टूटने से हुआ है। तो हम लोगों ने जो विंध्य शैल की चट्टानें थी, उन शैलों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। और अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की
कमी होती है लाल मृदा में, और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है, लौह अंश की। इसमें दलहन व तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं लाल मृदा में वह दलहन और तिलहन वाली फसलें उगाई जाती हैं। बघेलखंड क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र जिसमें मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र, चंदौली ये आसपास के जिले बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में हम मृदा अपरदन की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश या पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है मृदा अपरदन। इस मृदा अपरदन जो जल और वायु के द्वारा मृदा के कटाव या बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो जो बारिश के पानी होते हैं वह बहाव के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपरी परत की, उसको बहा के नदियों द्वारा उसको समुद्र में लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश व देश में मृदा अपरदन की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। बात करें अगर इस समस्या की तो कृषि उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक है कि मृदा अपरदन को रोका जाए। तो इसको रोकने की सबसे अच्छी विधि वृक्षारोपण करके ही इसको रोका जा सकता है। यूपी में चंबल और यमुना नदी, जो चंबल और यमुना नदी हैं, इन नदियों के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है। राज्य में जो है सर्वाधिक मृदा अपरदन इटावा जिले में होता है, और जो इटावा जिले में मृदा अपरदन होता है वह अवनलिका मृदा अपरदन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि राज्य में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस जिले में होता है तो यह होगा इटावा जिले में। और चंबल व यमुना नदी जो है वह सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। और मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावी जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये सब जिले पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। हमने मैप में डिस्कस किया था इसके पहले। तो इन सब क्षेत्रों में यह मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके बाद हम जो है कुछ महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस करेंगे जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड MCQ होंगे। अगर आपने थ्योरी पार्ट को कवर किया है अच्छे तरीके से तो आपको MCQ पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप इसके जवाब इजीली दे सकेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वह यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बात करें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश का स्थान देश भर में चौथा स्थान है। और यूपी का एरिया जो है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। चौथे स्थान पे तो इससे पहले जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो राज्यों की बात किया जा रहा है तो भारत के टोटल 9 राज्यों की सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश से लगती है। तो लेकिन इसमें 9 राज्यों में 8 जो हैं वो राज्य हैं, एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो ऑप्शन में 9 नहीं है, 8 दिया हुआ है, तो 8 सही आंसर होगा क्योंकि 8 राज्य और एक जो है वह केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, शामली, सहारनपुर या सोनभद्र। तो बात करें अगर सबसे पूर्वी जिला की तो सबसे पूर्वी जिला जो है वह है बलिया। और शामली की बात अगर करें तो शामली जो है वह सबसे पश्चिमी जिला है। सहारनपुर की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वह है सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़ें तो उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम महाद्वीप का भूभाग है। ओसेनिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और यूरेशिया। जो उत्तर प्रदेश है वह ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड भूभाग का भाग है। मुगल कालीन भवनों का निर्माण किस शैल समूह के पत्थरों से हुआ है।
तो जो मुगल कालीन जो भवन है उनका जो निर्माण हुआ है वह बुंदेलखंड नीफ से हुआ है, और इस बुंदेलखंड नीफ से जो कठोर लाल रंग के बलुए पत्थर पाए जाते हैं उन्हीं पत्थरों से बुंदेल जो मुगल कालीन भवन है उन सब का निर्माण हुआ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? तो इसको हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह ऑप्शन नंबर सी उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन मथुरा, गोरखपुर, आगरा और बरेली। तो इसमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है, तो हमने आपको डिस्कस किया था कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह होती है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में। और अगर इसमें हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है, मथुरा में न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। और अगर बात करें आगरा और झांसी की, आगरा की अगर बात करें तो आगरा और झांसी में जो है वह सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है, आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी जो बरेली है यह न्यूनतम गर्मी वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, न्यूनतम जो वर्षा है जो न्यूनतम वर्षा है वह मथुरा में, सर्वाधिक जो गर्मी पाई जाती है आगरा और झांसी में, न्यूनतम गर्मी बरेली में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कितने मृदा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह जो आप 3, 2, 4 और 5, तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 मृदा क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्षेत्र हमने आपको बताया था भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र था वह मैदानी क्षेत्र था, और तीसरा जो क्षेत्र था वह था दक्षिण पठार की मृदा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसको भी हमने डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में कि सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जो पुरानी जलोढ़ थी उसको हमने बांगर कहा था, और नई जलोढ़ जो थी उसको हमने खादर कहा था। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी थी वह कम उपजाऊ थी और नई जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ थी। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में माड़ मृदा पाई जाती है? तो जो माड़ मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन है पश्चिम सीमा जिले, पूर्वी जो सीमा जिले हैं, दक्षिणी सीमा जिलों में, और पर्वतीय ढलान पर। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी सीमा जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यह जो जिला है ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर और सोनभद्र में लाल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी इटावा जो है वह मृदा अपरदन और अवनलिका मृदा अपरदन दोनों से प्रभावित जिला है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो वह पश्चिमी क्षेत्र था, जिसमें आगरा, अलीगढ़ ये सब क्षेत्र शामिल थे। ये सब सर्वाधिक प्रभावित पश्चिमी क्षेत्र। और अगर जिलों के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इटावा। तो दोस्तों आपका यह सेशन कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और इसका जो नोट्स है वह जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।